हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है इंडियन पॉलिटी का एसएससी का पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ डैश ईयर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टेन्योर होता है ये होता है आपका 5 साल होता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा 5 साल। हु अमंग द फ्लोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे कम टाइम के लिए जो भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये लगभग 2 साल के लिए अप्रॉक्स 2 ईयर 2 ईयर के थे। ये अपने टेन्योर के दौरान ही इनका डेथ हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू पार्डन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माफ़ी देना जो है, किसी भी तरह का माफ़ी, सजाए मौत का भी जो है कि अगर किसी को सजाए मौत का अगर सज़ा मिला है तो उसको भी माफ़ी दे सकता है प्रेसिडेंट। और जो गवर्नर माफ़ी देता है आर्टिकल 161 के तहत करता है। आर्टिकल 161 के तहत जो है गवर्नर माफ़ी देता है, पर उसमें जो है मौत का सज़ा का माफ़ी नहीं होता है। उसके अलावा वो हर तरह का सज़ा को माफ़ कर सकता है गवर्नर, पर प्रेसिडेंट जो है ये हर तरह का सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, आर्टिकल 72। द पावर टू ग्रांट pardons or suspended or the remit the sentence of any convicted person is vested in the पार्डन पावर जो है, या पार्डन हो जाए या फिर किसी की सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए, ये सब सारा का सारा जो पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और ये आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करके माफ़ी देता है। As per the Constitution of India, who is authorized to transfer the judge of high court to the another high court? एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में जो जज का ट्रांसफर है ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द सजेशन ऑफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर जो है प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकता है एक कोर्ट का जज को दूसरे कोर्ट में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीलम संजीवा रेड्डी के जो अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, तो ये अनअपोज जो है एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। इनका टेन्योर है 1977 1977 से लेकर 82 तक है इनका। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। दी ओनली अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीवा रेड्डी बिकम द प्रेसिडेंट इन, ये 1977 में गद्दी पे बैठी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, और ये 1982 तक थे। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग टेक्स पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन में जो है पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है। पार्लियामेंट का 2 भाग है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तीनों पार्टिसिपेट करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, इसका पार्ट रहता है। यहाँ इलेक्टेड बोला गया है, ऑल मेंबर नहीं। लोकसभा में जो है, लोकसभा में 2 मेंबर को जो है राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा में 12 नॉमिनेट किया जाता है। तो जो इलेक्टेड मेंबर होता है वही पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, और ये इलेक्टरल कॉलेज के द्वारा जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिलेक्शन होता है, तो आर्टिकल 54 के तहत। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वी गिरी भी भारत के जो है वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आर वेंकट रमन जो है ये भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ज्ञानी जैन सिंह हैं जो है ये डायरेक्ट बने थे प्रेसिडेंट, और ये जो है ओनली सिख प्रेसिडेंट। अब इन्होंने सबसे पहले जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया था आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट के ऊपर। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। आर्टिकल डैश इम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। थैंक गॉड भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा है। ये आर्टिकल 360 के तहत जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है आर्टिकल 352 352 ये जो है नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 जो है ये स्टेट इमरजेंसी है। अगर पूछा जाए आपसे कि इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है ये कहाँ से लिया गया, तो ये जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी, इन केस अगर जर्मनी नहीं दिया हुआ रहेगा तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ रहेगा। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से भारत में जो है इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया है। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है
360 में है। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975। ये था इंडो चाइना वार, इंडो चाइना। 1971 पता है आपको, बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी का हेल्प कर रहा था इंडिया, तो ये आप बोल सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में था। और 1975 का जो था, इसको बोलते हैं मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस था भारत में ही, इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ऑन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द स्टेट गवर्नर। स्टेट गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट करता है ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसमें जो सलाह दिया जाता है ये दिया जाता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है ये होता है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया हुआ रहेगा तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है ये करता तो प्रेसिडेंट है, बट सलाह जो रहता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रहता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, और एस राधाकृष्णन जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये लगातार 2 बार बने थे, 2 टर्म के लिए थे। इनके बाद जो है जाकिर हुसैन जो है वाइस प्रेसिडेंट बने थे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, एकदम सही है। हर जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा का इलेक्शन को कहा जाता है, ये लगभग हर 5 साल में होता है। जब भी 5 साल के बाद जो भी सरकार इलेक्ट होकर आती है तो पहला जो स्पीच दिया जाता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, तो पहला सही है। दूसरा पढ़ते हैं एड्रेसिंग फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हम सबको पता है कि 3 सेशन होता है। पहला जो होता है आपका बजट सेशन होता है, फरवरी से आपका मई तक होता है। उसके बाद जो आपका होता है रेनी सेशन या फिर मानसून सेशन बोलते हैं, और सबसे छोटा जो सेशन होता है ये आपका विंटर सेशन होता है। जब भी सेशन होता है पहला, जब आपका जिसको हम लोग बोलते हैं बजट सेशन का जो पहला स्पीच होता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन बी भी इसका राइट हो जाएगा। अगला है एड्रेस एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का हर साल में, तो पहला जो बजट सेशन होता है, बजट सेशन से पहले जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्पीच दिया जाता है, तो गलत है। नेवर एड्रेस पार्लियामेंट, ये तो गलत है कि जो है प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को कभी यही नहीं करता है, एड्रेस ही नहीं करता, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए एंड बी, इसमें कुछ भी आप टिक लगाइएगा आपको नंबर मिल जाएगा। In which way the president can assign any of the function of the union government to the state government। कोई भी काम जो होता है, कोई अगर काम जो है यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाना चाहती है अगर, तो ये जो है इसी के बारे में मेंशन किया गया है इन हिज डिस्क्रिप्शन। ये गलत है कि मतलब डायरेक्ट वो बोल देगा और मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस जो है जो फंक्शनल वर्क है ये काम करने के लिए ये नहीं है। इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये सही है कि जो भारत का हेड है, नॉमिनल हेड है, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पर जो स्टेट का नॉमिनल हेड होता है वो होता है आपका गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। रियल हेड देश का है प्राइम मिनिस्टर, रियल हेड जो है स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, बट द नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है देश का पूछा जाए तो हो जाएगा प्रेसिडेंट, और राज्य का पूछा जाए तो हो जाएगा गवर्नर। तो राज्य का कोई भी काम अगर करवाना है और यूनियन गवर्नमेंट चाहती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नर को ये बात बोलेगा, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। पहले 25% पर्सन जो भी रहेगा आपका टोटल स्ट्रेंथ किसी भी हाउस का, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, जहाँ से जो ये रेजोल्यूशन पास होगा कि प्रेसिडेंट को हटाना है, 25% ऑफ द पर्सन जो है वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, वो रिटर्न में देगा कि प्रेसिडेंट को हटाना है। उसके बाद 14 डेज़ का टाइम मिलेगा, 14 डेज़ का। उसके बाद प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा है वो या तो 14 डे के अंदर में आकर क्लियर करे, अदरवाइज इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन जो होगा आपको यहाँ पर जो है 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। 2 तरह का मेजोरिटी होता है, एक सिंपल मेजोरिटी मतलब 50%, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 66.6%। मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये जो है मेंशन किया गया है, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल जो है मेंशन किया गया है, ये है 61 आर्टिकल 61 में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने के लिए जब कोई सठिया जाएगा 60 और सठिया जाएगा
जब भी अपना पद का सही इस्तेमाल नहीं करेगा या फिर कोई एलिगेशन लगेगा तो आर्टिकल 61 का इस्तेमाल करके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है। ये जो रेजोल्यूशन है ये किसी भी हाउस में पास हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में पास हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। Which of the following articles of the Constitution of India provide the procedure for impeachment of president? प्रेसिडेंट का impeachment मतलब प्रेसिडेंट को उसका पद से हटाने के लिए जो है आर्टिकल 61 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। The procedure for impeachment of the president of India is mentioned in article dash of the constitution। आर्टिकल 61 में जो है impeachment का प्रोसेस दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। Who can initiate the process of removal of president before the expiry of his term? टर्म खत्म होने से पहले अगर किसी प्रेसिडेंट को हटाना है तो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, बट 25% ऑफ द पर्सन रिटर्न में दे कि इम्पीचमेंट चलेगा। उसके बाद तो ये हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी इसका राइट है। Which resolution is passed by the parliament to remove the president of India from office? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। With whose consultation does the president convenes and prorogue all session of the parliament? ये जो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोला कि जब भी कोई सेशन चलता है या सेशन को ख़त्म करना रहता है इसमें जो है सलाह दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है सलाह दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफॉरेंसेस एक्सपेंसेस फ्रॉम द। कुछ पैसा भारत सरकार द्वारा ऐसे रखा जाता है जो आकस्मिक निधि होता है। आकस्मिक निधि मतलब बुरा वक्त के लिए रखा जाता है। इस तरह का जो एक्सपेंसेस होता है इसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। अभी आप देख रहे हो मानसून का सेशन है और काफ़ी ज़्यादा इलाका जो है भारत का ये बाढ़ से ग्रसित है, जहाँ तहाँ बाढ़ आ जा रहा है। तो वहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जाता है इसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड बोलते हैं। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहता है, जब जरूरत पड़ता है तब निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 267 में इसके बारे में मेंशन किया गया है कंटीजेंसी फंड। ये जो है आकस्मिक निधि कहा जाता है कि जब जरूरत पड़ेगा, बहुत एटमोस्ट अर्जेंट कुछ काम आ जाएगा तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेगा, बन नहीं जाएगा, एक्ट करेगा टेम्प्रोरी बेसिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो एक्ट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म 5 साल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टर्म 6 साल। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 5 साल होता है टर्म। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाता है। मतलब उनका इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट जो है पढ़े लिखे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। और 2 जो मेंबर होगा ये राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 12 लोगों को। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत हो गया। 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है। 12 मेंबर को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है 4 मेंबर, ये भी गलत है, 4 तो होता ही नहीं केस में। 2 मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं, 2 मेंबर इन लोकसभा। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट इज द सैलरी पर मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैलरी जो है 5 लाख है। 1 मिनट, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, इसको बना लेते हैं 5 लाख, 3 3 6। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एट प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैलरी जो है ये 5 लाख है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डज प्रेसिडेंट टेक ओथ? प्रेसिडेंट जो है जो शपथ ग्रहण करता है ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में जो है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन किया गया है, जो शपथ ग्रहण कराना है। और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलाया जाता है उनके पद के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द
सिक्स लोकसभा हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नीलम संजीवा रेड्डी जो है, नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये सिक्स लोकसभा स्पीकर थे। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बतलाना कौन थे सिक्स फिफ्थ, ये मुश्किल हो जाएगा। पर ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है, ये जो एस कुमार हैं, एस सुकुमार जो है ये फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार। वीपी सिंह ये भी नहीं होंगे। नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के और ये अनअपोजली इलेक्ट हुए थे 1977 से 1982 तक के बीच थे और ये जो है सिक्स लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एकदम सही है। प्रेसिडेंट जो होता है गवर्नमेंट का हेड होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का सेंस ये नहीं बनता है कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, नहीं। स्टेट कुछ भी हो सकता है। एक देश जो है ये भी स्टेट है, एक जो स्टेट है वो भी स्टेट है। कोई इंस्टीट्यूशन जो है फॉर एग्जांपल आईआईटी या एक स्टेट है, मतलब कोई भी जो है इंडिविजुअल जो है एक स्टेट के तौर पे काम कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द कंट्री बोल सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड ना, प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है उसका डायरेक्टली इलेक्शन होता ही नहीं है, इसका इलेक्शन होता है इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, यही पूछा गया था फॉल्स कौन सा है इसमें से। अगला देखते हैं, प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। हाँ, लेजिस्लेचर जो है आपका लोकसभा, राज्यसभा और जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलाकर जो है हम लोग का पार्लियामेंट बना है, तो ये लेजिस्लेचर के लिए जो है अकाउंटेबल होता है। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी जो था ये गलत दिया हुआ था। हु हैज़ द राइट टू इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड ऑल द डाउट एंड द कंट्रोवर्सीज अराइज आउट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर किसी भी तरह का धांधली होता है, कुछ गलत होता है, तो इसका ऊपर जो इंक्वायरी करेगा ये करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये करवाएगा जो है इलेक्शन में जो किसी भी तरह का धांधली होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंक्वायरी करने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है चेक करवाएगा कि कहीं इलेक्शन में कोई भूल तो नहीं हुआ है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। The president may resign from his office by the writing under his hand addresses to प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना रिजिग्नेशन जो है देगा प्रेसिडेंट को देगा। तो ये हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट जो है अपना रिजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। Under which article of the Constitution of India can the President promulgate an ordinance? Ordinance पावर जो है प्रेसिडेंट का ये मेंशन किया गया आर्टिकल 123 में, दोबारा से आने वाला है। आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। कई जो कानून बनाने का राइट है ये है लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि सेशन नहीं चल रहा, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, उस दौरान बहुत कुछ अर्जेंट आ गया कि कोई कानून बनाना ही है, तो उस दौरान जो है प्रेसिडेंट अपना पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 123 के तहत जो है कानून बना देता है। इस कानून का ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी जो होता है ये होता है 6 मंथ। मतलब समझिए कि ये एक तरह का लॉ है, ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। जैसे ही पार्लियामेंट खुलेगा इसका ऊपर डिस्कशन होगा, अगर पास हो गया ओके, ये एक्ट जो है जो कानून है ये चलता रहेगा। अगर ये पास नहीं हुआ तो ये जो कानून है ये ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो है ऑर्डिनेंस पावर मेंशन किया गया है 123 में, आर्टिकल 123 के तहत मेंशन किया गया है। हु एमंग द फ्लोइंग हैज़ द पावर टू प्रोमोगलेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पावर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है और ये जो है आर्टिकल 123 में है कि डायरेक्ट कोई भी लॉ बना दिया जाएगा और ये जो है इसका वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट में इशू अ proclamation of the emergency under the article 356 on receipt of the report from the dash of the state। आर्टिकल 356 जो है, आर्टिकल 356 जो है ये है आपका स्टेट इमरजेंसी। स्टेट का हेड जो होता है गवर्नर होता है। गवर्नर जब रिटन में ये बतलाएगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़राब हो गया है, सरकार सही से चल नहीं पा रहा, तो उस स्टेट में लगा दिया जाता है फाइनेंस इमरजेंसी लगा दिया जाता है। तो ये जो है गवर्नर के द्वारा जो है रिपोर्ट सबमिट किया जाता है पहले प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी डिसीजन लेता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है आपका गवर्नर जो है इमरजेंसी लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंशियल रूल इन इंडिया। आर्टिकल 352 होगा, एक मिनट,
प्रेसिडेंट रूल्स इन इंडिया, ये जो है नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी दिया हुआ है 352 में, तो सही आंसर ये होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो स्टेट इमरजेंसी जो है, स्टेट इमरजेंसी 356 के तहत मेंशन किया गया है, तो मोस्ट एक्यूरेट को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इमरजेंसी के बारे में इसी में मेंशन किया गया है 352, 356 एंड 360, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन का एवेबिलिटी की, नॉट एवेबिलिटी की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। द पावर टू समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द, ये होता है प्रेसिडेंट के पास होता है। पार्लियामेंट जो है, भारत का पार्लियामेंट 3 चीज़ से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये हेड होता है, आपका देश का हेड होता है। तो जब भी आपका 3 सेशन होता है, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, तो सेशन बुलाने का जो काम है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो यही बोला गया था कि समन करने का, बुलाने का जो राइट है पार्लियामेंट, ये किसके पास है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। Under which article of the Constitution of India can members of the Anglo-Indian community be nominated in the Lok Sabha by the President? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पर ये जो है आपको पता है कि 2020 में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आएंगे, तो ये जो है हटा दिया गया है। आर्टिकल 331 के तहत ये मेंशन किया गया था, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। Who act as the president during casual वैकेंसी डेट अराइज ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट? जैसे प्रेसिडेंट का डेथ होता है या प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करने लगेगा। अगर इन केस वाइस प्रेसिडेंट में अवेलेबल नहीं है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? डेफिनेटली प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इसका राइट है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन राजीव गांधी वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर? जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय ज्ञानी जैन सिंह जो थे ये भारत के प्रेसिडेंट थे, और ये पहले जो है सिख प्रेसिडेंट भारत के रह चुके हैं, और इन्होंने पहला जो है वीटो लगाया था। इनका जो टर्म है नीलम संजीवा रेड्डी के बाद है, तो ये हो जाएगा 1982 टू 87 तक था, तो ऑप्शन इसका ये राइट है। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है 54 में है, 5-4। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है 54 में है। अगर पूछा जाए ओथ तो ये है 60 में। आपका दिया गया है 61 भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका आपका प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है आर्टिकल 61 में है। रिमूवल आर्टिकल 72 जो है ये आपका दिया है पार्डन। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मल्टीपल टाइम जो है रिपीट होता रहता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 54 के तहत जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन किया गया है, और ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो है राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, और ये जो है इनका टर्म लगातार 2 साल था, 2 टर्म था। तो मतलब हर टर्म जो होता है आपका 5 साल का होता है, तो 2 टर्म का हो गया 10 साल प्लस। भारत में पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था ये हुआ था 1951-52, पर ये जो भारत के प्रेसिडेंट बने थे ये बने थे 1950 में ही। 1950 से लेकर 1962 तक, 1962 तक ये जो है भारत के प्रेसिडेंट थे। मतलब 2 टर्म 5-5 साल का और 2 साल एक्स्ट्रा इनको मिला था, तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रेसिडेंट वॉज ऑल्सो अ सेंट्रल लेबर मिनिस्टर? VV गिरी जो है ये सेंट्रल लेबर मिनिस्टर जो है रह चुके हैं VV गिरी, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। Prime Minister and the Council of Ministers. Which of the given articles of the Constitution of India mention the following? There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in the exercise of his function, act in accordance with the such advice. हेड जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होता है ये होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है काम करता है, अपना काम करता है। ये जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 74(1). हु अमंग द फ्लोइंग पॉलिटिशियन वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द राजीव गांधी कैबिनेट इन 1986-1989? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टफ भी है। बूटा सिंह जो थे ये होम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे जब राजीव गांधी सरकार था तब, तो ऑप्शन इसका
सी राइट हो जाएगा। In 1977, who became the president of Janata Party, which formed a coalition government at the center with the Morarji Desai as the prime minister? आपसे पूछा है ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन रहे हैं, तो मोरारजी देसाई रहे हैं। और इस दौरान में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे चंद्रशेखर थे, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, चंद्रशेखर। हाउ मेनी मैक्सिमम 10 टर्म्स अ पर्सन कैन बी सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कोई लिमिट नहीं है, हर काम में लिमिट है, बस पॉलिटिशियन में लिमिट नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन कितना बार भी सेलेक्ट हो सकता है, किसी भी एज तक सेलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मोरारजी देसाई जो है 87 साल की उम्र में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे, 87 साल की उम्र में। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है जो टर्म तो रहता है आपका 5 साल का रहता है, लोकसभा का एक सत्र जो रहता है 5 साल का, तो 5 साल का एक प्राइम मिनिस्टर का टर्म रहता है, बट अनलिमिटेड टाइम ये जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1950 में। अब प्लानिंग कमीशन का जो आपका हेड होता है ये होता है पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पहले प्राइम मिनिस्टर थे JL नेहरू। प्लानिंग कमीशन का नाम जो है 1 जनवरी 2015 में बदल कर रख दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का जो चेयरमैन होगा ये आपका होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, PM। तो अभी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के हेड हो जाएंगे। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, बस नाम चेंज हुआ है, सारा काम वही है। When was the first non-confidence motion moved against the cabinet in the independent India? ये अगस्त 1963 में जो है पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है पार्लियामेंट में आया था, पर ये पास नहीं हो पाया। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि लोकसभा में किसी भी पार्टी का बहुमत साबित ना होना। तो ये था आपका ऑप्शन डी, अगस्त 1993 में, पर ये पास नहीं हो पाया था। जवाहरलाल नेहरू वॉज द बॉर्न इन द ईयर ऑफ, ये 1889 में जन्म हुआ था। अब इन्हीं का जो 100 साल बाद 1989 में जो है भारत में शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है, इन्हीं का 100वीं जो जन्म दिन था उसी दिन स्टार्ट हुआ था शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये जो है 1889 में जो है जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। हु बिकम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ द जवाहरलाल नेहरू? इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। आपसे पूछा जाएगा गुलजारी लाल नंदा जो है कितने बार भारत के जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2 टाइम्स बने। एक बार जवाहरलाल नेहरू का डेथ के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, और दूसरा जो है लाल बहादुर शास्त्री का डेथ के बाद जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। मतलब 2 बार जो है गुलजारी लाल नंदा जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भारत के बन चुके हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? काश ये होता हर किसी का एज एक फिक्स कर दिया जाता कि इतना दिन तक पॉलिटिशियन रह सकता है, बट प्राइम मिनिस्टर या फिर अदर जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर कोई भी जो है रिटायरमेंट का एज नहीं दिया गया है, जबकि पॉलिटिशियन का एक होना जरूरी था। What is the minimum age to become the Prime Minister of India if he or she is a member of राज्यसभा? अगर राज्यसभा का मेंबर है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो होना चाहिए 30 साल। अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा का मेंबर तो 25 साल। मतलब भारत का PM बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए ये चाहिए 25 साल, 25 ईयर चाहिए, अगर लोकसभा का मेंबर है तब। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो ये हो जाएगा PM बनने के लिए 30 साल। कुछ ऐसे भी हुए हैं जो राज्यसभा के मेंबर, फॉर एग्जांपल मोदी जी जो हैं ये लोकसभा के मेंबर हैं और ये 25 साल का एज में बन सकते थे, बट अगर उस समय होते तो। पर अगर जिस तरह इंदिरा गांधी ये राज्यसभा की मेंबर थी, फिर हो गए मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, तो कुछ लोग थे जो राज्यसभा के मेंबर होने के बाद भी भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व कर चुके हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। राज्यसभा पूछा गया था, अगर लोकसभा पूछा जाता तो 25 साल होता। हु एमंग द फ्लोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1987? 1987 में जो है मोरारजी देसाई का जनता पार्टी जो था ये बहुमत कुछ टाइम के लिए जो है जनता पार्टी का सरकार रहा था, और मोरारजी देसाई इसके प्राइम मिनिस्टर थे 1989 में। और इसी के तहत जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, और जो इसी के तहत जो है आपका आर्टिकल 31 जो है मनी बिल जो आता था फंडामेंटल राइट में आता था, यहाँ से हटा के इसको डाल दिया गया 300 का ए में। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ना कि फंडामेंटल राइट। तो ये मोरारजी देसाई के टाइम में हुआ था। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। हु हैज़ सर्व मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू हैं सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करने वाले। ये एक्चुअली 3 टर्म इनका
तीसरा टर्म चल रहा था, और उससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा टर्म तक जो है जवाहरलाल नेहरू सर्व कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये 14वें नंबर के 14th नंबर के जो है प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, और ये अभी भी है इनका थर्ड टर्म चल रहा। द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु गॉट मर्डर्ड एज, ये जो है इंदिरा गांधी का जो है मर्डर हुआ है, जो पहला पूछा गया है। दूसरा जो है राजीव गांधी हो जाएगा। हु गॉट मर्डर, ये जो है लाल बहादुर शास्त्री, ये कंट्रोवर्सी है कि इनका जो है इनका मर्डर हुआ था या क्या डेथ हुआ था, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो मर्डर हुआ है इंदिरा गांधी का जो है ये डेफिनेटली मर्डर हुआ है। आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो इंदिरा गांधी का जो है पहला जो है इनका मर्डर हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन है और काफ़ी कुछ है इसमें, तो ये बतलाना मुश्किल है। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश टू डैश, 64 में डेथ होता है आपका जवाहरलाल नेहरू का। 64 से लेकर 66 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर भारत के रहते हैं। और इसके बीच में जो है गुलजारीलाल नंदा, मतलब 64 से पहले जवाहरलाल नेहरू और जो लाल बहादुर शास्त्री है, इनके बीच में गुलजारीलाल नंदा जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री वॉज बॉर्न, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इसलिए देखिएगा 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी का जयंती के साथ साथ जो है लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर सर्व एज अ टर्म ऑफ द 13 डे, अटल बिहारी वाजपेयी का जो टर्म था ये 13 दिन का था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म मोरारजी देसाई वर्क एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 67 से लेकर 69 तक जो है ये भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो है 67 से 69 तक भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इंटू द इंडियन यूनियन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, भारत जब आज़ाद हुआ तो लगभग 562 प्रिंसली स्टेट था भारत में, जहाँ पर राजा रजवाड़ा जो है राज कर रहा था। ये भारत में इंक्लूड होना ही नहीं चाहते थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहा जाता है बिस्मार्क, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका एफर्ट से, माउंट बेटन के एफर्ट से जो है भारत के जो छोटे छोटे राजा रजवाड़ा थे उन सबको भारत में मिलाया गया। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एफर्ट से। राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में मेंशन है, आर्टिकल 80। लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 में है। पार्लियामेंट जो है ये आर्टिकल 79 में है। तो 79 हो गया पार्लियामेंट का, 80 हो गया आपका राज्यसभा का और लोकसभा का 81 हो गया। अ टाइम पीरियड ऑफ डैश इज गिवन टू द राज्यसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मनी बिल आफ्टर इट्स पास बाय द लोकसभा। मनी बिल जो है लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है, और ये जो है लोकसभा में पास होने के बाद जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। इसके ऊपर डिस्कशन हो ना हो, वोटिंग हो ना हो, डजेंट मैटर, 14 दिन के बाद जो है मनी बिल रिटर्न आ जाता है लोकसभा में और इसको पास ही कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अ मनी बिल आफ्टर हैविंग been passed by the Lok Sabha and sent to the Rajya Sabha for its recommendation has to be returned to the Lok Sabha by the Rajya Sabha within a period of dash from the date of the its receipt with or without recommendation। 14 दिन के अंदर जो है मनी बिल को राज्यसभा से जो है लोकसभा में रिटर्न कर देना होगा, और वहाँ पर पास हो ना हो, रिकमेंडेशन हो, डिस्कशन हो, वट एवर, कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसको लोकसभा में रिटर्न करना होगा और इसको पास ही कंसिडर किया जाएगा अगर लोकसभा में पास है तब। एज ऑफ 11 अगस्त 2022 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रेजेंट में जगदीप धनखड़ हैं। इससे पहले ये जो है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले, और जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सीट हैज़ बीन अलॉटेड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट जो है ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है 31, अब महाराष्ट्र का जो है 19 है, वेस्ट बंगाल का जो है 16 है। तो ऑप्शन इसका सेकंड पूछा गया था, सेकंड कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट पूछा गया था, तो यूपी 31, महाराष्ट्र 19, ये अगर याद है तो हो जाएगा, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, भारत में जो पहला जनरल इलेक्शन होता है 1952 में जो है इलेक्शन कंप्लीट होता है, और पहला लोकसभा जो है लोकसभा फर्स्ट लोकसभा जो है
गठित होता है और उसी के साथ साथ जो है भारत में पहला राज्यसभा का जो है गठन होता है 1952 में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ राज्यसभा इज करेक्ट। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है, तो ये जो है डिसॉल्व होता है, ये गलत दिया हुआ है। राज्यसभा इज डिसॉल्व कभी होता ही नहीं है। राज्यसभा इज डिसॉल्व कभी डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द पावर ऑफ राज्यसभा एक्सेप्ट वन, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन। इसमें से कौन सा जो है राज्यसभा का पावर नहीं है। कैन गिव अस द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक द लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट में जो भी आपका मेंशन किया गया है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है ये आपका राज्यसभा के पास है, तो ये तो सही है। अगला है अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ना। इमरजेंसी जो है आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कंसीडर करता है, तो ये तो गलत दिया हुआ। अगला जो है कंसीडर एंड द अप्रूव नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल। हाँ, सजेशन दे सकता है, नो डाउट, मनी बिल में सजेशन दे सकता है, पर लोकसभा इसको मानेगा नहीं मानेगा डजेंट मैटर। बोला अगर नॉन मनी बिल है तो इसके ऊपर जो है आपका मतलब वोटिंग भी होगा, पर अगर मनी बिल है तो मनी बिल पे जस्ट एक सजेशन दे सकता है कि आप ये सब चेंज कर लीजिए, चेंज करना है नहीं करना है लोकसभा डिसाइड करेगा, तो ये भी सही है। अगला है एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड द रेजोल्यूशन। एकदम सही है, दोनों हाउस में यही तो होता है, लोकसभा और राज्यसभा में यही तो होता है कि जो भी आपका एग्जीक्यूटिव है, जो भी आपका कानून बनाया जाता है इसके ऊपर डिस्कशन होता है, पास होता है, उसके बाद एक्ट बनता है, नहीं पास हुआ एक्ट नहीं बनेगा, वो बिल ही रह जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है आपको गलत दिया हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ। लोकसभा 6 साल, राज्यसभा 5 साल। राज्यसभा का मेंबर का जो टर्म होता है ये होता है 6 साल और राज्यसभा का टर्म होता है इनफाइनाइट। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर एवरी 2 ईयर। कई बार आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि कितना मेंबर जो है राज्यसभा का हर 2 साल में रिटायर होता है, तो 1/3 मेंबर जो है हर दूसरा साल रिटायर हो जाता है और 1/3 मेंबर ही हर दूसरा साल इलेक्ट होगा, चुना जाएगा। तो चुना हुआ पूछा जाए कि कितना इलेक्ट हुआ या फिर कितना निकला, तो हो जाएगा 1/3, 1/3 मेंबर। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इनका नाम था रुक्मणी देवी दाले। रुक्मणी देवी अरुण दाले ये राज्यसभा के पहले नॉमिनेटेड मेंबर थे, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसके द्वारा जो है राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, तो ये हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, काउंसिल असेंबली, पीपल के द्वारा नहीं होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ होता है आपका 250। इसमें 12 मेंबर जो होता है, अगर इसको माइनस कर दें, 12 मेंबर माइनस कर दें तो हो जाएगा 238 जो है इलेक्ट होके आता है और 12 जो है नॉमिनेट होता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा के बारे में मेंशन ही आर्टिकल 80 में है और राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ जो है ये होता है 250 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा का मेंबर होने के लिए एज होना चाहिए 30 साल और लोकसभा का मेंबर होने के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर होने के लिए 25 साल एज होना चाहिए। और राज्यसभा जो है स्टेट में काम करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है स्टेट का, उसका भी जो है राज्यसभा के तौर पे ही काम करता है और इसका भी एज भी 30 साल होता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। ये बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर आता है 238। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 12 जो है नॉमिनेट करते हैं और टोटल स्ट्रेंथ बन जाता है 250, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो है 250 हो सकता है, ऑप्शन इसका सी राइट है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा ऑफ उत्तर प्रदेश से जो है 31 है, महाराष्ट्र से जो है 19 है, वेस्ट बंगाल से जो है ये 16 है। हाउ मेनी राज्यसभा सीट कम फ्रॉम द असम जो है असम से आता है 7। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा भारत का ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट को टच करता है, तो ये हो जाता है यूपी।
यूपी जो है सबसे ज़्यादा स्टेट को टच करता है 9। उसके बाद आता है असम। असम जो है दूसरा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अदर स्टेट का बॉर्डर को कंट्री को टच करता है और ये जो है 7 है। असम जो है 7 स्टेट या फिर मतलब जो कंट्री है उसको टच करता है नेबरिंग स्टेट को। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जो है सेकंड हाईएस्ट बॉर्डर टचिंग स्टेट कौन सा है? असम है। असम जो है 7 स्टेट का बॉर्डर को टच करता है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये हो जाएगा 7 सीट भी है यहाँ पर राज्यसभा का। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा? राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो मेंबर जाता है ये उत्तर प्रदेश से जाता है 31। एज ऑन जनवरी 2020 द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू द असम इन द राज्यसभा। असम जो है 7 स्टेट का सात बॉर्डर को टच करता है स्टेट और कंट्री का। तो ये जो है यहाँ से सीट भी आता है 7 राज्यसभा में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये बस याद करने का तरीका है। दी नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा इन कर्नाटक। कर्नाटक से 1 दर्जन। कर्नाटक से 1 दर्जन जो है 12 सीट जो है कर्नाटक से है आपका राज्यसभा में। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट इन राज्यसभा वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल से 16 है। 19 जो है आपका महाराष्ट्र से है। 31 जो है यूपी से है। 1 दर्जन जो है कर्नाटक से है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो है ये है आपका 18। तमिलनाडु से 18। अब जितना भी तो पढ़े हैं सबको देख लेते हैं। यूपी से जो है 31 है। 31। महाराष्ट्र से है 19। तमिलनाडु से है 18। वेस्ट बंगाल से है 16। कर्नाटक से है 1 दर्जन। असम से भी पढ़ें। असम से जो है ये 7 है। तो जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना रिवाइज भी कर लेना है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तमिलनाडु से जो है 18 है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड इन राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से जो है 31 है। इतना तो किसी के पास सीट भी नहीं है राज्यसभा का। 31 सीट जो है राज्यसभा का उत्तर प्रदेश से है। एज ऑफ जनवरी 2020 डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट है उत्तर प्रदेश से है और ये है 31। महाराष्ट्र में हो गया 19। तमिलनाडु में हो गया 18। कर्नाटक में हो गया 1 दर्जन। राज्यसभा इज असाइंड असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड द रैंक इक्विवेलेंट टू। सेक्रेटरी जनरल होता है राज्यसभा में और इसका जो आपका जो पद होता है, जो आपका क्या बोलते पोजीशन होता है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट के बराबर होता है सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट। विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा? राज्यसभा में जो है हर तरह का बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ऑर्डिनरी बिल, फंडामेंटल बिल, सारा का सारा जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह ओरिजिनेट हो सकता है। मनी बिल जो है, मनी बिल का आर्टिकल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनी बिल जो है 110, इसको याद करना आसान है। 110 एम बना लीजिए, मनी बन जाएगा। तो ये मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है और ये राज्यसभा में जनरेट नहीं होता। ये लोकसभा में डिस्कशन होता है, पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में जस्ट उसको भेजा जाता है। आप उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, सजेशन देना है तो दीजिए, पर उसके ऊपर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। आपको 14 डे के अंदर उसको रिटर्न करना होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग इज एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली जो हो जाता है वो राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है। तो ये हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द राज्यसभा फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड? भारत में जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसका स्थापना जो है 1952 में हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन के बाद। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा एज ऑन फरवरी? इसको काट दीजिए ये वाला और यहाँ पर लिख दीजिए 2025। तो हो जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। राज्यसभा में पूछा गया है तो राज्यसभा में अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर लोकसभा में पूछा जाए कि लोकसभा में जो है ऑपोजिशन के लीडर कौन है तो ये राहुल गांधी। राहुल गांधी जी हैं। राज्यसभा में पूछा गया था तो राज्यसभा में हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में जो है राहुल गांधी। लोकसभा हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा टिल द नवंबर? अभी भी 2025 तक भी जो है 2025 तक भी जो है ओम बिरला जी जो है ये जो है स्पीकर हैं लोकसभा के।
द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, जो भी लोकसभा का मेंबर होगा वही इलेक्ट करेगा। ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द रूलिंग पार्टी नहीं होगा, हर एक मेंबर के द्वारा। ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में जो भी मेंबर है उनके द्वारा चुना जाता है लोकसभा का स्पीकर। अभी जो है ओम बिरला जी हैं। लोकसभा हैज़ अ फिक्स टर्म ऑफ द डैश ईयर एंड कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ। लोकसभा का जो टर्म होता है ये 5 साल होता है। राज्यसभा का जो टर्म होता है ये इनफाइनाइट टाइम होता है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। जी.वी. मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जी.वी. मावलंकर जो हैं फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना हुआ था इसमें जो है ये चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड के तौर पे, चेयरमैन के तौर पे। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। डैश होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द वन टू विच हिज वॉज इलेक्टेड। ये स्पीकर जो होता है, जो स्पीकर होता है इलेक्शन के टिल बाद, इमीडिएट बिफोर जो है फर्स्ट मीटिंग जो होता है लोकसभा, उस दिन से इनका शपथ ग्रहण होता है और जस्ट लोकसभा का खत्म होने से पहले तक इनका पद रहता है। तो ये लोकसभा के बारे में, लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द 17th लोकसभा। 17 लोकसभा के जो है यंगेस्ट जो लोकसभा मेंबर है इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू जो है ये जो है कोंझार उड़ीसा से आती हैं। उड़ीसा के एक लोकसभा सांसद हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। 17वीं लोकसभा का बात हो रहा। डैश इज अ ड्राफ्ट टू द लेजिस्लेटिव प्रपोजल बिफोर द हाउस। अगर हाउस में कोई भी अगर आपका प्रपोजल आता है उसको बिल कहा जाता है। बिल जब पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, जो भी ड्राफ्ट रहता है उसको बिल कहा जाता है और बिल जब पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। द नॉर्मल टर्म ऑफ एवरी लोकसभा इज डैश, 5 साल का होता है लोकसभा का। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा टिल मार्च 2025 कर लीजिए। 2025 तक जो है यंगेस्ट जो है लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। इनका नाम था गांधी मोहन चंद्रा बालायोगी। ये जो है तेलुगु देशम पार्टी के मेंबर थे और ये जो है 12th लोकसभा स्पीकर थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल वोट फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन या देश में कोई भी इलेक्शन होता है उसके लिए मिनिमम एज जो चाहिए किसी वोटर का, तो वो चाहिए 18 चाहिए। ये था 61वां अमेंडमेंट एक्ट 1989। पूछा जाए किसके टाइम में होता है, राजीव गांधी के टाइम में जो है 21 से घटा के जो है एज 18 कर दिया गया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। इन लोकसभा टोटल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द स्टेट से आता है 530 प्लस जो है आपका 20 आता है, हो जाएगा यूनियन टेरिटरी, और 2 जो है नॉमिनेटेड होता है। टोटल स्ट्रेंथ अगर पूछा जाएगा तो 552 हो जाएगा। 552 इलेक्शन जो होता है स्टेट से जो आता है 530, यूनियन टेरिटरी से 20 और 2 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो टोटल स्ट्रेंथ 552 हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आउट ऑफ 552 मेंबर ऑफ लोकसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट से हो जाएगा 530 प्लस यूनियन टेरिटरी से हो जाएगा 20। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। लोकसभा इज द डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा जो है लोअर हाउस और राज्यसभा जो है अपर हाउस है। लोअर हाउस को जो है ब्रिटेन में कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, और जो राज्यसभा है तो कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लिए हैं ये ब्रिटेन से लिए हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट है।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, लोकसभा में जो टोटल मेंबर होता है 552 का स्ट्रेंथ रहता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा फॉर द केरल, केरल से जो लोकसभा का सीट है ये है, लोकसभा का सीट पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 20, ऑप्शन सी इसका राइट है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा इन हरियाणा, हरियाणा में जो है 10 लोकसभा का सीट है, 10 जो है लोकसभा का सीट है हरियाणा में। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा इन तमिलनाडु, लोकसभा में जो है 39 और राज्यसभा में पूछा जाएगा तो 18, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा ऑफ द गुजरात, गुजरात से जो है ये लोकसभा में जो है 26 सीट है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट ऑफ द पंजाब, पंजाब से 13 है, लोकसभा में जो सीट है पंजाब से 13 है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लोकसभा सीट इन इंडिया, लोकसभा हो या राज्यसभा हो दोनों में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लोकसभा का 80 सीट है और राज्यसभा का जो है 31 सीट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट ऑफ द महाराष्ट्र, लोकसभा में पूछा गया तो लोकसभा में जो है 48 सीट है महाराष्ट्र से और राज्यसभा में जो है 19 है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा ऑफ द कर्नाटक, कर्नाटक से जो है 28 लोकसभा का सीट है और 1 दर्जन जो है राज्यसभा का सीट है, ऑप्शन सी इसका राइट है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा में गोवा, गोवा वेस्ट गोवा और जो है ईस्ट गोवा 2 भाग में बटा हुआ है, तो पार्लियामेंट्री सीट जो है लोकसभा से तो ये 2 हो जाएगा। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा ऑफ द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जो है 25 है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्राउट इन विच हाउस, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब सरकार गिराना, और सरकार गिराने का मतलब होता है लोकसभा में सीट का कम हो जाना बहुमत से, 273 होना चाहिए बहुमत के लिए, अगर उससे सीट कम हो गया तो जो अपोजिशन पार्टी है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर 273 से अगर सीट कम हो गया तो सरकार गिर जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लोकसभा इज द कॉल्ड द फर्स्ट हाउस ना लोअर हाउस, लोअर हाउस कहा जाता, पहले ही गलत हो गया। राज्यसभा इज द अपर हाउस डेफिनेटली, लोकसभा इज द टेम्प्रोरी हाउस, हाँ 5 साल का होता है। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, हाँ इसका टर्म जो होता है इनफाइनाइट होता है, तो पहला जो दिया हुआ था ये गलत दिया हुआ था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, ये जो होता है प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे होता है, एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस नहीं, एडवाइस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा स्पीकर ना, ये हो जाएगा एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सिर्फ जो है रिक्वेस्ट पे जो है लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग डिसाइडेड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट, मनी बिल है या नहीं है कोई बिल, ये डिसाइड करने का जो राइट होता है ये होता है आपका लोकसभा स्पीकर के पास, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और मनी बिल का जो है आर्टिकल है 110, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर, इसमें से कौन सा जो है लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे, मीरा कुमार जो है फर्स्ट लेडीज, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर, बलराम जो है ये भी लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, जीएमसी बाला योगी जो है ये भी रह चुके हैं, चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, नाइन्थ पीएम रहे हैं भारत के, ये लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मीरा कुमार जो है ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट वीमेन स्पीकर जो है लोकसभा का मीरा कुमार। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एक वर्ड यूज किया था कॉरम, 1/10 होता है 10%, 10% से अगर कम स्ट्रेंथ आया है, फॉर एग्जाम्पल 545 250 स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, 250, इसका जो 10% निकालेंगे 1/10 हो जाएगा। अगर 25 से कम अगर लोग हैं तो राज्यसभा उस दिन काम नहीं करेगा। ये जो है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होता है, लोकसभा हो राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव हो, इसको कहा जाता है कॉरम, कॉरम कहा जाता है कि 10% से कम स्ट्रेंथ है उस दिन रन नहीं होगा हाउस, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन आवर द मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द
एग्जीक्यूटिव फॉर द डिस्कसिंग द डेफिनाइट मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। कई बार होता है क्वेश्चन आवर हुआ, उसके बाद जो 1 घंटा का टाइम होता है उसमें कुछ बहुत अर्जेंट मीटिंग हो गया, कुछ अर्जेंट इशू हो गया, तो उसके ऊपर जो डिस्कशन किया जाता है उसको कहा जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? मल्टीपल टाइम डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया। जीवी मावलंकर वॉज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा का अगर चेयरमैन पूछा जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के चेयरमैन जो थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा का जो है जीवी मावलंकर। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस इज लेटर टू द रिजिग्नेशन। डिप्टी स्पीकर जो होगा उसको अपना रिजिग्नेशन देगा, और डिप्टी स्पीकर जो अपना ये है रिजिग्नेशन जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। अगर लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा का मेंबर के द्वारा हटाया जाएगा। तो रेजोल्यूशन पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ हाउस नहीं होगा, लोकसभा का, ये स्पीकर है लोकसभा का, हटाया जाएगा लोकसभा के मेंबर के द्वारा। तो रेजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा मेंबर। लोकसभा का मेंबर के द्वारा ही इनको हटाया जाएगा, लोकसभा का स्पीकर को। लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, तो जो होगा सेक्रेटरीट होगा वो आपका स्पीकर के अंडर में काम करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु हैज़ द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा। लोकसभा को बुलाने का, उसको चलाने का, आदेश देने का और उसको मतलब ख़त्म करने का जो आदेश होता है ये सारा का सारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन के लिए 25 साल चाहिए, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए 30 साल चाहिए, और भारत का जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल एज होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट का जो है 84 सीट रिजर्व है, 84, और शेड्यूल ट्राइब जो है एसटी का जो है ये है आपका 47। तो टोटल जोड़ेंगे 7 और 4 11 का 1 हाथ बचा 1, 8 और 4 12 व 13, 131 सीट जो है रिजर्व है। और ये जो है आर्टिकल 330 के तहत मेंशन किया गया है। 330 के तहत बोला गया है कि SC/ST का जो रिजर्वेशन होगा लोकसभा में ये होगा 131। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। पार्लियामेंट्स कंडक्ट डैश सेशन ऑफ ईच ईयर। ये 3 सेशन होता है। पहला होता है बजट सेशन होता है, दूसरा होता है मानसून सेशन होता है, तीसरा होता है आपका विंटर। सबसे छोटा होता है शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट होता है सेशन। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा आर द नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर। एक साल में जो है कम से कम 3 सेशन होता है, और 2 सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी 2 सेशन। मान लीजिए किसी साल में विंटर सेशन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो आखिरी सेशन हुआ था मानसून सेशन और जो अगला सेशन होने वाला है विंटर सेशन तो हुआ नहीं, तो जो बजट सेशन होने वाला है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका 3 राइट हो जाएगा। इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट आर प्रिंटेड। लोकसभा में जो कुछ भी बोला जाता है वो सब का सब रिकॉर्ड में जाता है, और ये रिकॉर्ड जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा फॉर द हाउ मेनी ईयर। कोई भी लोकसभा का मेंबर होगा उसका टर्म होगा 5 साल। 5 साल के बाद दोबारा लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्व फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ द। लोकसभा का कोई भी मेंबर है उसका टर्म होगा 5 साल। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। पहला लोकसभा का जो ऑपोजिशन लीडर थे इनका नाम था A.K. गोपालन। ये जो है 1977 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। हु जनरली प्रेजेंटेड द फाइनेंस बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट। निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा ही जो है बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है फाइनेंशियल बजट को प्रेजेंट किया जाता है, और ये जो है आर्टिकल 112 के तहत मेंशन किया गया। फाइनेंस कमीशन का अगर पूछा जाएगा, फाइनेंस कमीशन जो है इसका आर्टिकल है 280। बजट पूछा जाए कितना नंबर आर्टिकल जो है, बजट वर्ड नहीं है एक्चुअली, बजट वर्ड जो है भारत के संविधान में नहीं है, बट इसको फाइनेंशियल बजट कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 112 में है। फाइनेंस कमीशन जो है 280 में है। फाइनेंस बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा।
हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? एम ए अयंगर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग वॉज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? एम ए अयंगर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन इसका डी राइट है। और जीवी मावलंकर जो है वो पहले स्पीकर थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमएलए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का जो लोकसभा होता है, स्टेट का जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो लोकसभा की तरह ही काम करता है। उसका भी जो टर्म होता है 5 साल होता है। इसका जो मेंबर होता है वो भी सिलेक्ट होता है 5 साल के लिए। और जो होता है एमएलसी, आप सुने होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका जो टर्म होता है 6 साल के लिए होता है। और ये 6 ही स्टेट में है अभी तक भारत के। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पावर ऑफ द लोकसभा? अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास नहीं है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउस में जब पास होगा तभी होता है अमेंडमेंट, होता है भारत के संविधान में चेंजेस। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट। अगर कोई स्टेट लिस्ट है, एक मिनट, कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू द मेक द लॉ ऑन द मैटर ऑफ इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट, ये भी गलत। स्टेट लिस्ट में नहीं, यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में अगर कोई चीज़ मेंशन किया गया है तो लोकसभा में जो है कानून बनता है। अगला है कंसीडर एंड द अप्रूव नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल। कंसीडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल, अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ इस हाउस के पास नहीं होता है। ये जो दिया गया है कंसीडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट, इसमें सारा का सारा जो है गलत लग रहा। एक बार चेक करके इसका जो है आंसर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? फर्स्ट लोकसभा वाज द कॉन्स्टिट्यूशन 1948 1952 में हुआ था। फर्स्ट लोकसभा गलत। फर्स्ट लोकसभा वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। अजीबी मावलंकर जो है इसके पहले स्पीकर थे। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। द सेकेंड लोकसभा वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड, पहला हुआ 1952, 5 साल जोड़ेंगे हो जाएगा 1957। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा वाज स्टार्टेड, ये 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, टोटल अगर पूछा जाए, टोटल जो है टोटल पार्लियामेंट में हो जाएगा 2 और 12, 14 हो जाएगा। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 और टोटल पार्लियामेंट में 14 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ऑफ, ये प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को मिला के ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनता है। रूल डैश ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा डज नॉट involves a formal motion before the parliament house, hence no voting can take place after discussion on the matter under this rule। जो रूल दिया हुआ, रूल हर पार्लियामेंट का, जो लोकसभा जो है, राज्यसभा है, उनका जो है रूल बुक है। तो रूल बुक के तहत जो है 193 नंबर जो रूल है उसके जो बोला गया है किसी भी चीज़ का वोटिंग होने से पहले डिस्कशन होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द 17 लोकसभा स्पीकर? 17 के बाद 18 हो जाएगा। 18 लोकसभा स्पीकर भी जो है ओम बिरला जी हैं। अभी जो आएगा 18th आएगा। इन द लोकसभा हु डिसाइड्स द एडमिटिंग अ क्वेश्चन टू डिस्कस, कोई भी मैटर के ऊपर डिस्कशन होगा या नहीं होगा, ये जो है स्पीकर जो है डिसाइड करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी वीमेन कैंडिडेट वेयर द इलेक्टेड 17 लोकसभा? 17 लोकसभा में जो है 78 वीमेन सेलेक्ट हुए थे। ये क्वेश्चन पुराना हो गया, अब पूछा जाएगा 18th में जो है 74, पहले 78 था, अब 74 हो गया। कि 18th लोकसभा जो चल रहा है इसमें कितनी वीमेन सेलेक्ट होकर आई हैं, चुनकर आई हैं, तो ये हो जाएगा 74। और पहले जो था आपका 17 में 78 था। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। 17th के हिसाब से, 18 के हिसाब से जो है, जो अभी ये आने का चांसेस है, 18 लोकसभा में जो है 74 वीमेन है। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा? सबसे पहला तो यही आएगा कि जॉइंट सीटिंग जो है ये आर्टिकल कितना में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 108।
108 में जो है जॉइंट सीटिंग बतलाया गया। कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, उसका ऊपर बिल पास नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर जो है जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है, बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर इसका जो हेड होता है ये होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा होता है। पहला जो पूछा जाएगा, पहला जॉइंट सीटिंग कब बुलाया गया था, तो ये बुलाया गया था 1961 में। ये जो बुलाया गया था डाउरी प्रोविज़न, डाउरी प्रोविज़न, डाउरी जो है इलीगल है, इसके ऊपर जो है पहला जो जॉइंट सीटिंग हुआ था 1961 में हुआ था। और ये जॉइंट सीटिंग जो है मेंशन किया गया आर्टिकल 108 में। और जॉइंट सीटिंग का जो हेड होता है ये होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। हु डिसाइड्स ऑन द इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा मेंशन किया गया है। और लोकसभा का जो हेड होता है वो होता है स्पीकर। तो स्पीकर इस चीज़ को डिसाइड करेगा। What is the maximum number of started question for the oral questions admitted for the discussion on the particular डे ऑन द लोकसभा? 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता, जनरली हो ही जाता है, पर 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन जिसका ऊपर डिस्कशन होगा एक पर्टिकुलर डे में लोकसभा। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा 20। पार्लियामेंट मिसलेनियस इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग बिल कैन नॉट बी री इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। मनी बिल जो है, मनी बिल जो है राज्यसभा में नहीं जाएगा। इसके अलावा हर एक बिल, ऑर्डनरी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द ऑर्डनरी, सारा का सारा जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह पास होना जरूरी है। मनी बिल जो है प्रेजेंट ही होता है आपका लोकसभा में, और इसको राज्यसभा में 14 दिन का कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। पर अगर वहाँ पास हुआ, डिस्कशन हुआ, कुछ भी हो या ना हो, ये पास ही कंसिडर किया जाएगा। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज द डैश मॉडल। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है ये वेस्ट मिनिस्टर है। ये यूके का जो पार्लियामेंट है, यूनाइटेड किंगडम, ना कि उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम का जो आपका पार्लियामेंट है, वहाँ से हम लोग जो है भारत में लिए हैं, दो हाउस लिए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 81, राज्यसभा जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 80 में, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है। तो कम्युनिस्ट तो है नहीं भारत, थ्योरोक्रेट है नहीं, और प्लूटोक्रेसी है नहीं। कि प्लूटोक्रेसी वो होता है कि जब 2 4 5 लोग मिलकर राजा को सजेशन देते हैं और राजा जो है राज करता है। तो ये वेस्ट मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। Which article of Indian Constitution give the Parliament the power to establish additional court for the better administration of the law made by it? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अभी जो है 25 जो है आपका हाई कोर्ट है, और जो है बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, आपका सर्किट कोर्ट होता है। तो इन सब कोर्ट का नंबर को बढ़ाने का जो पावर है ये है पार्लियामेंट के पास, और ये पार्लियामेंट का आर्टिकल 247 में दिया गया है। 24/7 इसको याद कर लीजिएगा, 24/7, कि भारत में अगर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है तो नंबर ऑफ कोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए जो है 24/7 काम करना पड़ेगा। 24/7, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाई कैमरल है, द्विसदनीय है, लोकसभा है, राज्यसभा है। और ये जो पार्लियामेंट के बारे में मेंशन किया गया है 79 में। आर्टिकल 80 जो है, आर्टिकल 80 बतलाता है कि अपर हाउस जो है राज्यसभा है, और जो आर्टिकल 81 है ये बताता है लोकसभा के लिए कि ये लोअर हाउस है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पार्लियामेंट 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द quorum laid डाउन टू constitute अ मीटिंग ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? किसी भी हाउस में जो है हाउस को रन होने के लिए कम से कम 10% मेंबर का होना जरूरी है। इसको quorum कहा जाता है, quorum कहा जाता है। तो 1/10 हो जाएगा, 10%। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द सैलरी एंड allowance of leader of opposition in parliament are governed by the act passed by the first time in the parliament in the year। पहले बार तो लीडर ऑफ ओपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट आया भारत में आया 1977 में आया था। और ये जो है आपका उसी टाइम में जो है लीडर ऑफ ओपोजिशन जो होगा इसका जो सैलरी होगा ये मिनिस्टर की तरह होगा, वर्किंग मिनिस्टर की तरह होगा। तो ये 1977 में हुआ था। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है? इट इज़ पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। ये लोकसभा में अगर पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पूरा पूरा लोकसभा जो है ये हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो ये पहला जो दिया हुआ गलत दिया हुआ। इट इज़ मूव फॉर द asserting द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, जो लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए है। इट कैन बी द मूव्ड अगेंस्ट द आइदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है। इसमें जो इट शुड स्टेट द रिज़ाइन फॉर द एडोप्टेशन इन द लोकसभा। हाँ, रिज़ाइन करना पड़ेगा जो भी लोग हैं जिस किसी पद पे हैं। अगर लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन वेजेस दैट अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूज एंड फिल अप अ
सीट इन द पार्लियामेंट अनलेस ही इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 84 बोलता है अगर आप भारत के लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं या किसी भी हाउस के मेंबर हैं तो आपको भारत का सिटीजन होना पड़ेगा। वो आर्टिकल 84 में ये मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Who is the ex officio president of Indian Parliamentary Group IPG set up in 1949 which functions as the national group of a inter-parliamentary union IPU and the main ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन CPA इन इंडिया। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है ये एक ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है आपका IPG का, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, और यही जो है आपका कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन होता है उसका मेंबर होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। मतलब लोकसभा का जो हेड होगा वही आपका IPU का हेड होगा और CPA में ये जो है भारत को रिप्रेजेंट करेगा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भारत को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है इफ़ द नेम ऑफ द ट्राइब हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब हु हैज़ द पावर फॉर द सच एक्सक्लूजन। अगर किसी भी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है अगर उसको ट्राइबल कम्युनिटीज़ का लिस्ट से बाहर निकालना है तो पार्लियामेंट कानून बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर ऑल्सो रेफर्ड टू as the annual financial statement is a statement of the estimated receipt and the expenditure of the government for the particular year। ये आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। आपका जो बजट वर्ड है डायरेक्टली तो दिया गया है नहीं, पर यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड रिसिप्ट एक्सपेंडिचर वगैरह जो मेंशन किया गया आर्टिकल 112 के तहत मेंशन किया गया। फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है। तो फाइनेंस कमीशन अलग है और जो है आपका बजट जो प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा वो अलग है। तो जब भी बोला जाए फाइनेंस या फिर बजट यूनियन बजट बोला जाए तो ये आर्टिकल 112 के तहत मेंशन किया जाता है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ द टू हाउस कम इन टू ब्रिंग। ये जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है बना था 1952 में, 1952 में। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 के तहत जो है जॉइंट सिटिंग मेंशन किया गया है। पहला जॉइंट सिटिंग जो है 1961 में हुआ था, 1961 में डाउरी पर दहेज को बैन लगाने के लिए पहला जॉइंट सिटिंग 1961 में हुआ था और ये आर्टिकल 108 के तहत मेंशन है। और इसका जो हेड होगा ये होगा लोकसभा स्पीकर। हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो आता है ये आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है देश का हेड है। तो जब भी कोई मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई होगा तो ये जो है लोकसभा का अगर हुआ तो लोकसभा का जो है एक्शन लेगा लोकसभा का स्पीकर। पर ये जो है अगर इलेक्शन के रिगार्डिंग में कोई डिस्प्यूट है तो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये मेंबर जो है गलत तरीका का पेपर प्रेजेंट किया था और इसके बिहाफ पर ये इलेक्शन लड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नहीं। द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन डी इसका मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा। डिसाइडेड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो है प्रेसिडेंट जांच करने का अधिकार देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन द इंडिया। इंडिया में जो कानून बनाने का अधिकार है ये पार्लियामेंट के पास है और साइन जो होता है साइन प्रेसिडेंट का होता है, उसके बाद ये एक्ट बन जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइडेड द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये अच्छा है, जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है ये अपना सैलरी खुद डिसाइड करता है। इसमें जो है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और सारे एक साथ आ जाते हैं कि हाँ सैलरी बढ़ाइए, यही है इनका। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आवर। जीरो आवर जो होता है क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम होता है जिसमें इमीडिएट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जाता है उसको बोला जाता है जीरो आवर। टाइम एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट में, फर्स्ट हाफ को बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम होता है ये जनरली 1 घंटा बोला जाता है, पर ये 1 घंटा से ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। टाइम इमीडिएट आफ्टर द क्वेश्चन आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आवर जो होता है फर्स्ट हाफ को क्वेश्चन आवर कहा जाता है और क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम होता है उसको जीरो आवर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। According to the Article 87 of the Constitution of India, the dash can address both houses of the Parliament assembled together। दोनों हाउस को बुलाकर जो है अपना जो लेक्चर या क्या बोलते हैं एड्रेस किया जाता है ये दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और जब भी कोई नया लोकसभा का गठन होता है या फिर फर्स्ट सेशन होता है किसी भी साल का, जो फर्स्ट सेशन होता है बजट सेशन कहा जाता है, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सारे जो जितने मेंबर रहते हैं सबको एक जगह बुलाकर उस हाउस को एड्रेस करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट है।
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। लेजिस्लेचर का काम जो है कानून बनाना। और गवर्नर हेड का जो स्टेट का जो हेड होता है ये होता है गवर्नर। ये एक्चुअली नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड जो होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। A bill come an act of the parliament after the bring pass by the both house of the parliament and assigned to the लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो गया। पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति साइन करेगा, एक्ट होगा। इसको चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वहाँ पर रिव्यू होगा। फॉर एग्जांपल अभी वक्त बिल जो है पास हो गया था, वो एक्ट बन गया था, बट पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसके ऊपर स्टे लगा देता है कि इसके ऊपर जो है दोबारा से हम लोग चेक करेंगे, और डिफरेंट पार्टीज जो है अपनी तरफ से जो है अपना अपना वकील को रख रहे हैं। तो यही बोला गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एक्सक्लूडिंग द जुडिशरी रिलेशन विद द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स एक्सप्रेसिंग द जुरिडिक्शन इन द रिलेशन टू द स्टेट। ये जो है ज़्यादा एग्जैक्टली होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट? हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, ये आर्टिकल दिया हुआ है 153 में दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर? प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर जो है, माफ़ी देने का जो पावर है, आर्टिकल 72 में है। और जो आपका गवर्नर का है किसी भी स्टेट का, ये आर्टिकल 161 का है। ये मौत का सज़ा का जो है माफ़ी नहीं दे सकता है, इसके अलावा हर तरह का सज़ा का जो है माफ़ी दे सकता है गवर्नर ऑफ स्टेट। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट? सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर रह चुके हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर? हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, 153 में मेंशन किया गया है। द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द गवर्नर इज लिमिटेड इन, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, हाँ ये तो है। डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर, ये भी पावर है, जब तक चीफ मिनिस्टर ना गया है तब तक नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी, ये आपसे पूछा गया। डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है एसेंट ऑफ बिल को पास करने का अनुमति जो है, ये आपका डिस्क्रिमिनेटरी पावर होता है किसी भी गवर्नर का। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। गवर्नर ऑफ स्टेट द ओथ ऑफ द ऑफिस बाय द, जो राष्ट्रपति होता है उसको ओथ दिलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है वो उस स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के द्वारा जो है ओथ दिलाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। द टर्म ऑफ द गवर्नर इज, गवर्नर का टर्म जो है फिक्स नहीं है, ऐसे भारत के संविधान के हिसाब से 5 साल है, वही टिक लगाना भी है। पर एक गवर्नर जो है मतलब जब तक उसको चाहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा या फिर राष्ट्रपति चाहेगा, जितना लंबा टर्म तक चाहेगा उतना लंबा टर्म तक उस आदमी को एज अ गवर्नर काम करवा सकता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, इसका जो मेंबर को जो चुना जाता है ये गवर्नर के द्वारा चुना जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो गवर्नर के पास ये पावर होता है अपॉइंट करने का। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द एनी स्टेट? ये सरोजनी नायडू थी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की जो है गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सरोजनी नायडू। According to Article 361 of the Constitution of India, the criminal proceeding cannot be instituted in a court against the dash during the term। किसी भी गवर्नर या फिर राष्ट्रपति के ऊपर जो है कोर्ट का प्रोसीड्यूर नहीं चल सकता है, किसी भी तरह का जो है आपका कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है जब तक वो लोग अपना पद पर रहे। क्योंकि अगर हुआ तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति अपने आप को माफ़ी दिलवा लेगा, आर्टिकल 161 के तहत जो गवर्नर है अपने आप को माफ़ी दिलवा लेगा। तो जब तक वो सीट पर बैठा हुआ है, उस पद पर है, उस दौरान जो है उसके ऊपर क्रिमिनल जो है कोर्ट का प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट हो सकता। ये आर्टिकल 361 में मेंशन किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा गलत है? द गवर्नर सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट कर रहा है तो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देगा। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, डेफिनेटली ये भी सही है। द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, 5 साल का टर्म तो होता है, पर जब तक चाहेगा राष्ट्रपति, और जब तक प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है, तो जब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाह रहा वो आदमी जो है गवर्नर बना रह सकता है। ए पर्सन ऑफ द एज 35 साल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर ऑफ स्टेट बनने के लिए एज जो होना चाहिए 35 साल होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है डी जो है ये गलत दिया हुआ था। हु एमोंग द फ्लोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? पद्मजा नायडू, ये सरोजिनी नायडू की बेटी हैं, और ये जो है लगभग 12 साल के करीब तक वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल की जो है गवर्नर रही थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। पद्मराजा नायडू, सरोजिनी नायडू की बेटी थी और ये वेस्ट बंगाल की गवर्नर रह चुके हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन द स्टेट का जो हेड होगा ये गवर्नर होगा, पर ये होगा एग्जीक्यूटिव हेड, नॉमिनल हेड हो जाएगा, पर रियल हेड जो होगा वो होगा आपका चीफ मिनिस्टर होगा। तो ऑप्शन इसका ये राइट है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, क्या क्वेश्चन है, क्या मतलब है इस चीज़ का। डॉक्टर सीतारामैया जो है गवर्नर के फर्स्ट गवर्नर थे आपका मध्य प्रदेश का। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कदम सही है। द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एकदम सही है, एकदम सही है। जिस तरह जो है आपका लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, उसी तरह स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको डिसॉल्व करने का पावर जो है गवर्नर के पास है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, if at any time during the meeting of the legislative assembly or the legislative council of a state there is no quorum, it shall be the duty of the dash as such either adjourn the house or the suspended the meeting until there is the quorum। ये प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन या फिर उस हाउस का जो भी होता है गवर्नर के पास नहीं, प्रेसिडेंट और चेयरमैन के पास ये पावर है कि अगर 10% से कम है तो उस हाउस को एडजर्न कर दिया जाए, रोक दिया जाए काम करने से। असेंबली ऑफ विच स्टेट पास द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है भारत में अभी 6 स्टेट में है। 6 स्टेट का नाम आप याद रखिए आप। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार। इनके पास जो है इनके पास जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके अलावा जो है वेस्ट बंगाल का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है 2021 में, कि इनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, पास अभी तक नहीं हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग लेजिस्लेचर देयर आर द 2 हाउस, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास 2 हाउस है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज द फिक्स इज द 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट होगा उसका 1/3 जो सीट होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स, काउंसिल जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा उसका मिनिमम स्ट्रेंथ जो होगा 40 होगा। उसके बाद बोला गया है ए टोटल ऑफ द 5/6 the total number of the member of legislative council are indirectly elected and the 1/6 member are the nominated, ये कथन भी सही है। और ये जो है नॉमिनेट करने का जो काम करता है ये करता है गवर्नर, तो ये भी सही है। अगला है डी नॉमिनेटेड नॉमिनेशन मेड बाय द गवर्नर कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, अगर गवर्नर चैलेंज करेगा उसको कोर्ट में चैलेंज ही कर दिया जाएगा तो वो नॉमिनेट क्यों करेगा। तो ए बी एंड सी जो होगा इसका राइट होगा। ऑप्शन इसका सी राइट है, ए बी एंड सी इज ट्रू। एज ऑफ जनवरी 2020 हाउ मेनी स्टेट हैव द अपर हाउस इन द, ये 2025 कर लीजिए, 2025 तक भी जो है ये जो है 6 ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है इन स्टेट में भी। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द विधान परिषद रिटायर एवरी 2 ईयर, सेकेंड ईयर में जो है 1/3 मेंबर 1/3 मेंबर जो है रिटायर होता है। उसी तरह राज्यसभा में भी राज्यसभा का जो है 1/3 मेंबर हर दूसरा साल रिटायर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।